कार्यक्रम अपनी जवानी पे पहुंच गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे अपनों के बीच में कुरान के ही कवि है, पूरी महफिल कुरान की है। और आप लोग मूल्यांकन भी कीजिएगा कि आप कहीं दिल्ली के लाल किले का कवि सम्मेलन सुन रहे हो कि अपने कुरान में परम सुख आदिवासी इंटर कॉलेज में सुन रहे हो। अब थोड़ा सा हम मिजाज बदलते हैं, मंच का तेवर बदलते हैं। मैंने कहा था कि आपको गुदगुदाऊंगा, हंसाऊंगा, सब कुछ है। एक प्रार्थना हमने की, वो पढ़े लिखे लोगों की प्रार्थना थी और उस समय की थी वो प्रार्थना जब माहौल ऐसा था। लेकिन आज के दौर में सच पूछिए तो वो माहौल है नहीं। आज प्रार्थना बदलनी चाहिए माँ की, और उस बदलते दौर में प्रार्थना कैसी हो सकती है मैं पेश करता हूं, देखिएगा। अब अगर माँ सरस्वती की वंदना करनी हो तो कैसे की जा सकती है। फेंकी द किताब माई बिणवो को आरी दे तू चरई खाई जाई ई बतखियों के छोड़ी दो। हंस बेचारा दुबला पतला होता जा रहा है, किताब खुल ही नहीं रही है, बीणा बज ही नहीं रही है। और वक्त की जरूरत क्या है कि फेंकी द किताब माई बिणवो को आरी दे तू चरई खाई जाई ई बतखियों के छोड़ी द। शेर पे सवार हो के तेगा तलवार लेके दूर देखा दुराचारी जहां दोनों आखी फोरी द। जानी बूझी पाप करे फिर गंगा जे नहाई जाए। सब लोग तहसील जाते हो, हर तहसील दिवस पे दरखास्त पड़ती है, और दरखास्त क्या रहती है? राम जियावन के भैया शिव जियावन ने दरखास्त दिया है कि उन्होंने नाली कब्जा कर ली है, उनके खेत का मेड़ काट दिया है। और वही राम जियावन शिव जियावन माघ में कहते हैं कि कहो बसंत पंचमी निकल गई, नहाए ने चलबे का। तो जानी बूझी पाप करे फिर गंगा जे नहाई जाए। और टंगिए घसीट ले जा बीच धारा बोरी द। और चोर लत खोरे चुगुल खोर जहां मिले छतिये पर चढ़ी बैठा गाठे। एक बार जोरदार तालियों के बीच आपके बीच हास्य रंग का एक बहुत ही उम्दा कलमकार, आपका बेटा, आपका भाई बलवंत बावला हमारे बीच में है। मैं बड़े अदब और आदर के साथ इस कार्यक्रम का संयोजन भी बलवंत बावला का है, मैं बुलाता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए आप लोग। आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया है तो गले में दिक्कत है। मंच की अध्यक्षता कर रहे सती भैया को प्रणाम करता हूं। मैं चार पंक्तियों से अपना परिचय देता हूं, कुराओं की माटी को नमन करता हूं। उसी के साथ अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं कि कोयल की कूक और पेड़ों का छांव रहता है। कोयल की कूक और पेड़ों का छांव रहता है, स्वर्ग से भी सुंदर अपना गांव रहता है। कोयल की कूक और पेड़ों का छांव रहता है, स्वर्ग से भी सुंदर अपना गांव रहता है। और ये बावला, ये बावला, ये बावला रहे इस जहां में कहीं भी, लेकिन ये बावला रहे इस जहां में कहीं भी, लेकिन धड़कनों में यारो अपना कुरान रहता है। धड़कनों में यारो अपना कुरान रहता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय विधायक जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराने की अनुमति दी। मैं कोई भूमिका और ज़्यादा न बनाते हुए एक कविता से आपको जोड़ता हूं, जिसका शीर्षक है पत्थर। सुनिएगा कि ताजमहल का आकर्षण हो, ताजमहल का आकर्षण हो या लाल किले का गर्जन हो, ताजमहल का आकर्षण हो या लाल किले का गर्जन हो, स्तंभ लेख हो या शिलालेख हो या कोई पुरातन अभिलेख हो। ताजमहल का आकर्षण हो या लाल किले का गर्जन हो, स्तंभ लेख हो या शिलालेख हो या कोई पुरातन अभिलेख हो, शिक्षा का केंद्र तक्षशिला हो या कोई पुरातात्विक जिला हो, इन सभी धरोहरों स्थलों का पत्थर से गहरा हमारा नाता है। इन सभी धरोहरों स्थलों का पत्थर से गहरा हमारा नाता है। पत्थर को पत्थर न समझ, पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। आज हमारे पास गोला बारूदों का अंबार है, आज हमारे पास गोला बारूदों का अंबार है, आधुनिक हथियारों की ललकार है, हम सलामी भी देते हैं तोप की। आज हमारे पास गोला बारूदों का अंबार है, आधुनिक हथियारों की ललकार है, हम सलामी भी देते हैं तोप की। तब पत्थर से ही मिलता था आहार, क्योंकि पत्थर ही था एकमात्र हथियार। आज हमारे पास गोला बारूदों का अंबार है, आधुनिक हथियारों की ललकार है, हम सलामी भी देते हैं तोप की। तब पत्थर से ही मिलता था आहार, क्योंकि पत्थर ही था एकमात्र हथियार। उत्तर में इशारों में बात करूंगा,
उत्तर में पत्थर ही वो प्रहरी है, उत्तर में पत्थर ही वो प्रहरी है जो हमारी सुरक्षा का आख्यान हमें सुनाता है। उत्तर में पत्थर ही वो प्रहरी है जो हमारी सुरक्षा का आख्यान हमें सुनाता है। पत्थर को पत्थर न समझ, पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। पत्थर को पत्थर न समझ। और अगला बंद देखिएगा कि पार किया विशाल समुद्र रामदल ने, पार किया विशाल समुद्र रामदल ने, पत्थर ही था पथ का राम बना। पार किया विशाल समुद्र रामदल ने, पत्थर ही था पथ का राम बना। पत्थर ही है हर मंदिर में जो है भक्तों का धाम बना। पत्थर ही है हर मंदिर में जो है भक्तों का धाम बना। देश में तमाम मंदिर हैं, यहाँ भी मंदिर है। ये जो पूरा स्थल है ये पहाड़ी एरिया पर है और यहाँ मंदिर के पुजारी जी होंगे, मैं उनको समर्पित करता हूँ कि पार किया विशाल समुद्र रामदल ने, पत्थर ही था पथ का राम बना। पत्थर ही है हर मंदिर में जो है भक्तों का धाम बना। किसी ने पत्थर पूजने में जीवन बिता दिया। मैंने ये पंक्तियां लिखते हुए रोई थी, पता नहीं आप कैसा सुनेंगे कि पार किया विशाल समुद्र रामदल ने, पत्थर ही था पथ का राम बना। पत्थर ही है हर मंदिर में जो है भक्तों का धाम बना। किसी ने पत्थर पूजने में जीवन बिता दिया, किसी ने पत्थर पूजने में जीवन बिता दिया, किसी ने पत्थर तोड़ने में खुद को खपा दिया। किसी ने पत्थर पूजने में जीवन बिता दिया, किसी ने पत्थर तोड़ने में खुद को खपा दिया। बावले ये किसी का दाता तो किसी का भाग्य विधाता है। बावले ये किसी का दाता तो किसी का भाग्य विधाता है। पत्थर को पत्थर न समझ, पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। पत्थर को पत्थर न समझ, पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां जिसके लिए मैंने पूरी कविता लिखी कि सूरज वही है, तपन वही है, धरा वही है, गगन वही है, धर्म वही है, चमन वही है। सूरज वही है, तपन वही है, धरा वही है, गगन वही है, धर्म वही है, चमन वही है। आज बस फर्क कितना है भैया, सुनिएगा कि आज बस फर्क कितना है कि तब दौर पत्थर का था अब लोग पत्थर के हैं। तब दौर पत्थर का था अब लोग पत्थर के हैं। और कविता की अंतिम 2 लाइनें, इसके बाद एक कविता विशेष आपको सुनाऊंगा। मेरा थोड़ा सा गला खराब है। इन्हीं पत्थर दिलों में से कोई नेता, व्यापारी, मजदूर, किसान तो कोई घाटी का पत्थरबाज कहता है। इन्हीं पत्थर दिलों में से कोई नेता, व्यापारी, मजदूर, किसान तो कोई घाटी का पत्थरबाज कहता है। पत्थर को पत्थर न समझ, पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। पत्थर को पत्थर न समझ, पत्थर तो इतिहास हमारा गाता है। मित्रों, ये कविता खत्म हुई और इसके बाद मैं एक सरदार पटेल जी पर एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। चूँकि ये पटेल जी पर को समर्पित ही ये कार्यक्रम है, तो ये एक छोटी सी रचना है। मैं इसको सुना के स्थान लूँगा अपना कि गोरे अंग्रेज, सरदार पटेल को समर्पित ये कविता छोटी सी कि गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे। आखिर क्यों सरदार पटेल जी को याद किया जाता है, उसी को मैं कोई भूमिका न बनाते हुए मैं सारी भूमिका की लाइनें भी इसी कविता में मैंने ऐड कर दी है। आप सुनेंगे तो आपको कोई भूमिका जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे। गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे मगर यहाँ के रजवाड़ों को आबाद करके जा रहे थे। गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे मगर यहाँ के रजवाड़ों को आबाद करके जा रहे थे। एक समस्या सुलझी नहीं कि दूसरी आन पड़ी थी। यहाँ बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं कि गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे मगर यहाँ के रजवाड़ों को आबाद करके जा रहे थे। एक समस्या सुलझी नहीं कि दूसरी आन पड़ी थी। 562 रियासतों के विलय की मुश्किल घड़ी थी। ये सरदार पटेल का देन है जो उन्होंने किया। आज के नेता बहुत बिरले ही मिलते हैं जो ये सब करते हैं कि गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे मगर यहाँ के रजवाड़ों को आबाद करके जा रहे थे। एक समस्या सुलझी नहीं कि दूसरी आन पड़ी थी। 562 रियासतों के विलय की मुश्किल घड़ी थी। लेकिन जब नियत नेक हो तो मुश्किलें नियत होती हैं। यहाँ नियत शब्द मैंने मात्राओं के फेरबदल के साथ 3 बार प्रयोग किया है, आप समझिएगा। तमाम विद्वान जन बैठे हैं। लेकिन जब नियत नेक हो तो मुश्किलें नियत होती हैं। लेकिन जब नियत नेक हो तो मुश्किलें नियत होती है। और नियत बदल जाती है जहाँ सरदार सी शख्सियत होती है। और नियत बदल जाती है जहाँ सरदार सी शख्सियत होती है। लेकिन जब नियत नेक हो तो मुश्किलें नियत होती हैं और नियत बदल जाती है जहाँ सरदार सी शख्सियत होती है। सरदार ने विलय पत्र सब रजवाड़ों को भेज दिया। समस्या का समाधान देखिए, मैंने बताया था मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, सारी भूमिका सब कुछ आपको कविता में मिलेगी कि सरदार ने विलय पत्र सब रजवाड़ों को भेज दिया।
सरदार ने विलय पत्र सब रजवाड़ों को भेज दिया, मिट्टी का कर्ज चुकाओ, मानो तुमने मातृभूमि को दहेज दिया। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। सरदार ने विलय पत्र सब रजवाड़ों को भेज दिया, मिट्टी का कर्ज चुकाओ, मानो तुमने मातृभूमि को दहेज दिया। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी देशभक्ति को सिद्ध करो। उसके बाद उन्होंने चेताया भी पत्र में कि इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी देशभक्ति को सिद्ध करो, या तो जनमत चाहे सुलह या फिर रण में हमसे युद्ध करो। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी देशभक्ति को सिद्ध करो, या तो जनमत चाहे सुलह या फिर रण में हमसे युद्ध करो। जो देशभक्त थे मान गए, कुछ गद्दारों से कलह हुआ। जो देशभक्त थे मान गए, कुछ गद्दारों से कलह हुआ। कहीं जनमत, कहीं सैन्य कार्रवाई, तो कहीं सुलह हुआ। जो तमाम विद्वानजन बैठे हैं, मैं इशारों में बात कर रहा हूं कि जो देशभक्त मान गए, कुछ गद्दारों से कलह हुआ। कहीं जनमत, कहीं सैन्य कार्रवाई, तो कहीं सुलह हुआ। सोचिए, अब इतनी बड़ी 562 रियासतों का सरदार ने विलय तो कर दिया, लेकिन अगर उन्होंने विलय न किया होता तो क्या होता आज हमारे हिंदुस्तान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आलम है, हर समय चुनाव, हर समय राजनीति, तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर 562 राज्य होते तो क्या होता? सोचिए कैसी विरासत होती और कैसी सियासत होती। सोचिए कैसी विरासत होती और कैसी सियासत होती आज अगर हिंदुस्तान में 562 रियासत होती। सोचिए कैसी विरासत होती और कैसी सियासत होती आज अगर हिंदुस्तान में 562 रियासत होती। तो आज न केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते, बल्कि हिंदुस्तान में ही 562 नरेश होते। सोचिए कैसी विरासत होती और कैसी सियासत होती आज अगर हिंदुस्तान में 562 नरेश होते। तो आज न केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते, बल्कि हिंदुस्तान में ही 562 नरेश होते। और इस पूरी कविता की अंतिम 2 लाइनें, इसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हे लौह पुरुष, हे युग शिल्पी, हे लौह पुरुष है युग शिल्पी, युग युग तक तेरा सम्मान रहेगा। हे लौह पुरुष है युग शिल्पी, युग युग तक तेरा सम्मान रहेगा। हे सरदार नमन स्वीकारो, तुम्हारा ऋणी सदैव हिंदुस्तान रहेगा। हे सरदार नमन स्वीकारो, तुम्हारा ऋणी सदैव हिंदुस्तान रहेगा। और 4 लाइनें सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा है, कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए मुझे उपस्थित होना पड़ा। कि वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है। वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है। हंस के बिताले जिंदगी बावले, निकलना एक दिन सबका जनाजा है। वक्त का ये तकाजा है। बहुत शुक्रिया। बलवंत बावला को ऐसा ही उद्घोषण आकाशवाणी पे होता है जब इनकी कविताएं प्रसारित होती हैं। 7-8 बार आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र से आपकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। और ये हमारी कोराओं की माटी के लिए गौरव की बात है कि हमारा नौजवान रेडियो पर आता है। बड़ी ही मार्मिक, बड़ी अर्थपूर्ण पंक्तियां, और पंक्तियों से ये स्पष्ट हो रहा था कि किसी पढ़े लिखे हुए कवि की कविता सुन रहे हैं आप लोग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हमारी और आप सबकी भी शुभकामनाएं हैं। निश्चित ही किसी न किसी बहुत जिम्मेदार पद पे जाएंगे। अच्छे मेधावी हैं, अपने बीच में जुड़े हैं, हास्य व्यंग और समसामयिक मुद्दों पे लिखते हैं। आपने सुना, आप रूबरू हुए। ये रहे बलवंत बावला जी।